मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही पावरफुल एंड इंस्पायरिंग पोएम ओड टू द वेस्ट विंड बाय P.B. शेली। ठीक है, तो ये पोएम रोमांटिक एज की एक मास्टरपीस है और ये टोटल 5 कैंटोज में डिवाइडेड है। इस वीडियो में मैं हर कैंटो को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ फिगर्स ऑफ स्पीच को भी क्लियरली मेंशन करूंगा। ठीक है, ताकि आपको पोएम का मीनिंग भी समझ आए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्ट्रांग हो जाएं। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विथ कैंटो 1। और हाँ, आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि ये पोएम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लिखने और समझने के लिए है। तो नाउ राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी। चलिए शुरुआत करते हैं कैंटो 1 से। कैंटो 1, द वेस्ट विंड एज डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। पोएम स्टार्ट होती है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। यहां पोएट वेस्ट विंड को वाइल्ड अनकंट्रोलेबल फोर्स के रूप में एड्रेस करता है। वो कहता है दाओ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, मतलब वेस्ट विंड ही ऑटम सीजन की सोल एंड लाइफ है। जब वेस्ट विंड चलती है तभी पतझड़ आता है। फिर पोएट कहता है फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन, यानी वेस्ट विंड की प्रेजेंस दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी पावर से डेड लीव्स उड़ जाती हैं। शेली यहां एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन देता है। जैसे घोस्ट्स एन्चेंटर को देखकर भाग जाते हैं, वैसे ही डेड लीव्स वेस्ट विंड से डरकर भाग जाती हैं। लीव्स के कलर्स भी मेंशन किए गए हैं, येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड। ये सारे कलर्स डिके और डेथ को शो करते हैं। पोएट कहता है ये लीव्स ऐसे भागती हैं जैसे पीपल रन ड्यूरिंग अ प्लेग। सो वेस्ट विंड इक्वल्स सिंबल ऑफ फियर प्लस पावर। फिर आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। वेस्ट विंड सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती, प्रिजर्व भी करती है। वो कहता है वेस्ट विंड विंग्ड सीड्स को अपने साथ ले जाती है और उन्हें डार्क विंटर बेड में सुला देती है। सीड्स जमीन के नीचे पड़े रहते हैं लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। बट यहां एंड नहीं होता। जब स्प्रिंग विंड आती है, जो वेस्ट विंड की सिस्टर है, वो ट्रम्पेट ब्लो करती है और स्लीपिंग अर्थ को जगा देती है। फिर फ्लावर्स, कलर्स, फ्रेग्रेंस, लाइफ, सब कुछ वापस आ जाता है। सो यहां शेली क्लियरली कहता है वेस्ट विंड इज बोथ डिस्ट्रॉयर, जो पुरानी बेकार डेड चीजों को खत्म करती है, प्रिजर्वर, जो न्यू लाइफ के सीड्स को प्रोटेक्ट करती है। Important point, West wind equals agent of change. Important exam point, West wind equals agent of change. Figure of speech summary, Canto 1. Apostrophe, O wild west wind. Personification, autumn's breath, spring as sister. Metaphor, breath of autumn's being. Simile, leaves like ghosts, seeds like corpse. कैंटो 2। अब शेली वेस्ट विंड को स्काई में दिखाता है। यहाँ क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है फॉलिंग लीव्स से। जैसे जमीन पर पत्ते गिरते हैं, वैसे ही स्काई में क्लाउड्स स्कैटर हो रहे हैं। पोएट स्टॉर्म को एक जायंट ट्री की तरह इमेजिन करता है, जिसकी रूट्स ओशन में हैं और ब्रांचेस स्काई में। क्लाउड्स इक्वल्स एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। फिर एक पावरफुल इमेज आता है। क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू द वाइल्ड हेयर ऑफ अ मेनैड। मेनैड इक्वल्स फॉलोअर ऑफ डायोनिसस, सिंबल ऑफ मैडनेस एंड एनर्जी। स्टॉर्म का शेप ऐसा है जैसे किसी फ्यूरियस वुमन के बाल उड़ रहे हों। शेली यहां वेस्ट विंड को कहता है डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, मतलब तुम ईयर के एंड का फ्यूनरल सॉन्ग हो। और स्टॉर्मी नाइट को वो कहता है द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्का, एक ह्यूज टूम्ब। फ्रॉम दिस टूम्ब विल बर्स्ट ब्लैक रेन, फायर, लाइटनिंग। कोर आइडिया, West wind equals terrifying, majestic, unstoppable power of nature. Figures of speech in Canto 2. Number 1. Simile. Like earth's decaying leaves. Clouds compared to dead leaves. Number 2. Metaphor. The dome of a vast sepulchre. Sky compared to a tomb. Number 3. Personification. Angels of rain and lightning. Clouds given human angelic qualities. Number 4. Allusion. Maenad. रेफरेंस टू ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, अब कैंटो 3, द वेस्ट विंड ओवर द सी। अब शेली वेस्ट विंड को वाटर वर्ल्ड में ले जाता है
वो कहता है वेस्ट विंड ने ब्लू मेडिटेरेनियन सी को उसके समर ड्रीम से जगा दिया। सी पहले पीसफुली सो रहा था नियर बे ऑफ बाई इन इटली, नेपल्स के पास। सी अपने ड्रीम्स में देखता है ओल्ड पैलेसेस, टावर्स, रूइंस, ब्लू मॉस फ्लावर्स। इतना ब्यूटीफुल सीन है कि पोएट कहता है द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम। फिर आता है अटलांटिक ओशन। शेली कहता है वेस्ट विंड इतनी पावरफुल है कि वो अटलांटिक की सरफेस को स्प्लिट कर देती है। इवन डीप सी प्लांट्स भी वेस्ट विंड की वॉइस से डरते हैं। वो ग्रे हो जाते हैं, ट्रेम्बल करते हैं, लीव्स गिरा देते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच इन कैंटो 3। 1. Personification. The blue Mediterranean lulled by the coil of his crystalline streams. Sea is described as a sleeping person. 2. Metaphor. Summer dreams. A calm state of the sea. 3. Imagery. Old palaces and towers beneath the sea. 4. Alliteration. Oozy woods. Repetition of W sound. 5. Hyperbole. Cleave themselves into chasms. Exaggeration to show power. और हाँ, अब बढ़ते हैं कैंटो 4, द पोएट्स पर्सनल क्राई। अब पोएम सडनली पर्सनल हो जाती है। शेली कहता है इफ आई एवर अ डेड लीफ, अ क्लाउड, अ वेव। वो विश करता है कि काश वो भी लीफ होता, क्लाउड होता, वेव होता, ताकि वेस्ट विंड उसे भी उड़ा ले जाती। वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है, जब वो फ्री था, स्ट्रॉन्ग था, फियरलेस था। बट अब वो कहता है आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। यानी लाइफ ने उसे हर्ट किया है, टाइम ने उसे बेंड कर दिया है, वो एग्जॉस्टेड है, ब्रोकन है। इसलिए वो वेस्ट विंड से बेग करता है लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। कोर इमोशन हियर, शेली वॉन्ट्स फ्रीडम, पावर एंड रिन्यूअल। फिगर्स ऑफ स्पीच इन कैंटो 4। Number 1. Simile. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. Number 2. Metaphor. The thorns of life I bleed. Life's troubles compared to thorns. Number 3. Personification. Tameless and swift and proud. Qualities of humans. और अब कैंटो 5। जी हाँ, कैंटो 5, द पोएट एज अ प्रॉफिट। ये कैंटो सबसे इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग है। शेली कहता है मेक मी दाई लायर, मतलब मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो जैसे तुम फॉरेस्ट को बनाते हो। वो चाहता है कि जैसे विंड फॉरेस्ट में म्यूजिक क्रिएट करती है, वैसे ही उसके थॉट्स से भी पावरफुल पोएट्री निकले। फिर वो कहता है ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स, मतलब मेरे डेड यूजलेस थॉट्स को ले जाओ और दुनिया में नया थॉट, नया रेवोल्यूशन पैदा करो। He wants his words to spread like ashes and sparks from an unextinguished hearth. यानी जैसे चिंगारी आग को फैला देती है, वैसे ही मेरी पोएट्री लोगों के माइंड्स जगा दे। फिर वो कहता है बी थ्रू माई लिप्स द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, मतलब मेरी आवाज से तुम फ्यूचर का मैसेज सुना दो। और लास्ट लाइन, द मोस्ट फेमस लाइन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका मीनिंग बहुत डीप है। विंटर इज इक्वल टू सफरिंग, pain, darkness, failure. Spring is equal to hope, rebirth, happiness, success. शेली यहां कह रहा है अगर दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा, अगर डार्कनेस है तो लाइट भी आएगी। No pain is permanent. Final message of the poem. After every winter, spring must come. Figures of speech in Canto 5. 1. Metaphor. Make me die liar. Poet compared to a musical instrument. 2. Simile. Scatter as from an unextinguished hearth ashes and sparks. 3. Symbolism. Winter is equal to suffering, spring is equal to hope and renewal. 4. Personification. Be thou spirit fierce. 5. Rhetorical question. If winter comes, can spring be far behind? 6. Alliteration. So student, Ode to the West Wind is not just about nature. It is about change, revolution, hope, rebirth, power of ideas. Shelley West Wind को एक revolutionary force बना देता है। और सबसे important बात, ये पोएम हमें सिखाती है never lose hope. Darkness is temporary. Change is always coming. Hope आपको explanation easy, clear और interesting लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो helpful लगा
तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लिटरेचर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह। मैं हूं मीर हसन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।